sir. Today's topic is micro teaching. Okay. First of all, we will see what is mean by micro teaching. What is the meaning of micro teaching, and how it is important to teach any class or any other classes or any other teacher. Okay. तर फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो टीचिंग मीन्स क्या है? माइक्रो टीचिंग का जो वर्ड है, ये सबसे पहले माइक्रो टीचिंग का इवॉल्व किया है डॉक्टर एलन एंड हिज टीम इवॉल्व माइक्रो टीचिंग इन 1963 इन अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका में इस वर्ड का यूज किया है डॉक्टर एलन एंड हिज टीम ने। उन्होंने सबसे पहले बताया माइक्रो। माइक्रो का मीनिंग होता है एकदम स्मॉल। तो स्मॉल मीन्स क्या? तो जैसे हमारे क्लास में वी विल टीच मैक्सिमम 55 और 45 मिनट्स क्लास। तो माइक्रो का मीनिंग होता है कि 55 और 45 को हमें माइक्रो में कन्वर्ट करना है विद इन 5 और 10 मिनट्स में। ठीक है। दिस इज इमेज। इस इमेज में देखो, माइक्रो टीचिंग में जो क्लास का साइज होता है वो साइज एकदम कम कर दिया है, डिक्रीज किया है। इसमें 10 या 12 ये होते स्टूडेंट्स होते हैं, और जितने भी स्किल्स होते हैं उनमें से कोई भी एक स्किल के ऊपर एक माइक्रो टीचिंग का पार्ट पढ़ाया जाता है। एक टीचर रहेगा, उसके सामने पार्टिसिपेंट्स बैठे रहेंगे, और इसमें फीडबैक का भी एक क्राइटेरिया दिया जाता है, जो इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। एक माइक्रो टीचिंग स्किल टीच करने के बाद उसको तुरंत में उसका फीडबैक दिया जाता है, और उसको बोलते हैं टीचिंग, माइक्रो टीचिंग। उसके बाद प्री टीचिंग और पोस्ट टीचिंग भी होता है। पहले जो हमने मिस्टेक्स की हो, मिस्टेक करने के बाद हमें उसमें करेक्शन करना है, करेक्शन के बाद फिर से इसको रीटीच करना है। तो 2 बार हमारा फीडबैक होगा। पहले फीडबैक में हमने जो भी मिस्टेक की है वो मिस्टेक को रिजॉल्व करते हुए सेकंड रीटीच में हमें पूरा परफेक्ट आना चाहिए। और इसका जो टाइम होता है वो होता है 5 और 6 मिनट्स का। कंटेंट जो होता है वो कंटेंट भी स्मॉल होता है। 5 और 6 मिनट्स में वी हैव टू कंप्लीट इट। उसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। देखो, टीचिंग ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट, पहला क्राइटेरिया कंटेंट का। टू द स्मॉल ग्रुप, स्टूडेंट का जो ग्रुप रहेगा वो स्मॉल रहेगा। इसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम जो दिया जाएगा वो भी स्मॉल दिया जाएगा। यानी 3 कंटेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है जो कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हो। उसके बाद ग्रुप जो है स्टूडेंट का वो आपका कम रहेगा, 5 या 10 या 7-8 स्टूडेंट रहेंगे, और टाइम जो है वो 5 मिनट का रहेगा। और जितने भी माइक्रो टीचिंग स्किल्स है, 30 to 34 माइक्रो टीचिंग स्किल्स है, उनमें से वी विल सी ओनली 9 स्किल्स टुडे। ओके। तो ये जो 9 स्किल है, तो माइक्रो टीचिंग में एट ए टाइम कोई भी 1 स्किल का आप लेसन प्लान तैयार करके आपको टीचिंग करना है। टू ट्रेन अ टीचर, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है टू ट्रेन अ टीचर फॉर एक्वायरिंग टीचिंग स्किल्स। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और एम होता है कि माइक्रो टीचिंग कौन कौन से है, और टीचर को पूरे माइक्रो टीचिंग का नॉलेज आना चाहिए। अगर कोई भी टीचर को माइक्रो टीचिंग पता है तो वो अपने क्लास में अच्छे से कोई भी लेसन प्लान करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। माइक्रो टीचिंग अगर पता नहीं है, माइक्रो टीचिंग स्किल अगर पता नहीं है, तो शायद ही वो टीचर अपने बच्चों को इंटरेस्टिंगली पढ़ा पाएंगे। और एक ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ टीचर। स्किल, टीचर में जो नॉलेज होता है, स्किल्स होते हैं, उसको और इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो टीचिंग इम्पोर्टेंट होता है। अभी माइक्रो टीचिंग जो है ये साइकिल होता है। साइकिल का मतलब आप जानते होंगे कि रिपीटेडली अगर कोई चीज होती है तो उसको साइकिल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें माइक्रो लेसन प्लान तैयार करना है। माइक्रो लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, मैं सामने में आपको बताऊंगा। माइक्रो लेसन प्लान तैयार करने के बाद उसको टीच करना है। लेसन प्लान कागज पे, पेज पे, कॉपी पे, सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, उसमें आपको लिखना है। माइक्रो टीचिंग में 2 कंटेंट आएंगे, एक आएगा टीचर्स एक्टिविटी और राइट हैंड में आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी के कॉलम में टीचर 5 मिनट में जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका पूरा डिटेल्स आपको लिखना है, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी के कॉलम में स्टूडेंट्स की एक्टिविटी जो भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उनको लिखना है।
ओके, तो सबसे पहला पोर्शन होता है इसमें माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। सेकंड होता है उसको टीच करना। उसके बाद होता है फीडबैक। जैसे ही हमारा टीचिंग कंप्लीट हुआ तो उसमें फीडबैक होता है। फीडबैक देने के लिए भी एक चार्ट बनाया हुआ है, जो चार्ट सामने में बैठे स्टूडेंट्स अपना चार्ट देखेंगे और चार्ट में जो भी कंटेंट रहेगा उसके ऊपर वो टिक मार्क करते जाएंगे। आपने हर एक मिनट में कौन कौन सी एक्टिविटी की है, आपने कौन सी मिस्टेक्स की है या कौन से अच्छा काम किया है, उसका भी ऑब्जर्वेशन चार्ट में उसको टिक मार्क किया जाएगा। आफ्टर दैट आपका टीचिंग फिनिश होने के बाद वो जो चार्ट है वो आपको देखना है कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है और फिर से उसको रीप्लान तैयार करना है। रीप्लान तैयार करने के बाद फिर से उसको रीटीच करना है। रीटीच करने के बाद री फीडबैक लेना है। तो ये जो पूरा साइकिल है उसको माइक्रो टीचिंग साइकिल बोलते हैं। सबसे पहली स्टेप है माइक्रो टीचिंग का प्लान तैयार करना। इसमें प्लान तैयार करते हुए आपको 2 कंटेंट की आवश्यकता होगी, 3 कंटेंट की। सबसे पहला तो आपको जिस टॉपिक पे पढ़ाना है वो आपका टॉपिक, उसके बाद टाइम दिया गया है 5 मिनट का, उसके बाद स्किल्स जो है 9-10 स्किल है, उसमें से कोई भी एक स्किल के ऊपर आपको लेसन प्लान तैयार करना है। ये हो गया पहली स्टेप। सेकंड है टीच करना क्लास में। बच्चे रहेंगे आपके 8 या 10 स्टूडेंट। उसके बाद टीचिंग करते वक्त फीडबैक लेंगे, फीडबैक को आपको देंगे। फीडबैक के बाद आपको फिर से रीप्लान तैयार करना है। रीप्लान के बाद रीटीच और रीटीच के बाद री फीडबैक। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट। Yes, sir. Sir, I have one हाँ. query, sir. Yes, sir. Sir, हाँ, you can सर ask now. अगर फीडबैक लेने के बाद फीडबैक पॉजिटिव है फिर भी हमें ये रीप्लान, रीटीच और री फीडबैक लेना होगा या फिर ये करना ही है, लाइक लेसन प्लान कर दिया, टीचिंग कर दिया, फीडबैक भी ले लिया, फिर से हमें रीप्लान, रीटीच, री फीडबैक लेना ही है? चलो, गुड क्वेश्चन है। अगर पहले फीडबैक में आपको एक भी नेगेटिव थिंग या नेगेटिव फीडबैक नहीं आता है, आपका पूरा पॉजिटिव है और एक्सेलेंट है, तो आपको रीप्लान करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले टीचिंग प्लान में और टीचिंग में अगर एक भी मिस्टेक या एक भी नेगेटिव फीडबैक आता है तो आपको फिर से रीप्लान करना है। और वैसे भी अगर फिर से पॉजिटिव आया और फिर से रिप्लान किया आपने तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। जिस टीचर ने कभी क्लास में पढ़ाया ही नहीं हो तो उनके लिए तो ये माइक्रो टीचिंग बेस्ट है, ताकि हम 10 बच्चों के सामने में जो स्किल अप्लाई करेंगे और उसके बाद अगर मोर देन प्रैक्टिस करते हैं तो वो इफेक्टिवली होता है। इसलिए अगर करते हो तो अच्छा ही है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही बार होगा कि हमने पहली बार पढ़ा है और उनसे मिस्टेक ना हुई हो, क्योंकि कंटेंट जो है ऑब्जर्वेशन चार्ट के वो बारीक बारीक कंटेंट है। एक मिनट का आपका ऑब्जर्वेशन होता है और ऑब्जर्वेशन के कंटेंट जो है वो आपने यूज किए हैं कि नहीं किए हैं वो सामने में आपको समझ में आएंगे। तो उसके पूरे कंटेंट आपके माइक्रो टीचिंग में आना ही चाहिए, तब जाके आपका इफेक्टिवली और एक्सेलेंट लेसन प्लान और टीचिंग हो सकता है। ओके। और सर ये हम लाइक डे टू डे जब टीचिंग करवाते हैं उसमें हमें ये इम्प्लीमेंट करना रहेगा माइक्रो टीचिंग? नहीं, हमारा एक्चुअली लेसन यानी एक्चुअली बच्चों को पढ़ाने के पहले की ये प्रैक्टिस है, क्योंकि हम क्लास में जाएंगे तब माइक्रो टीचिंग का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो एक्चुअल टीचिंग शुरू होने के पहले माइक्रो टीचिंग हमें पढ़ना है, माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करनी है, उसका लेसन प्लान कैसे करना है वो भी, और उसके बाद 45 मिनट्स या 55 मिनट्स का जो एक्चुअल आपका लेसन प्लान रहेगा वो कल मैं पढ़ाऊंगा। तो कल का लेसन प्लान जो होता है वो एक्चुअल क्लासरूम का होता है, वो प्लान के हिसाब से आपको क्लासरूम में टीचिंग करना है। ये तो हुआ माइक्रो टीचिंग स्किल का। ये जितने भी माइक्रो टीचिंग स्किल है ये हमें अक्वायर करने के लिए माइक्रो टीचिंग होता है, लेकिन एक्चुअल टीचिंग जब आपका कंटिन्यू स्टार्ट होगा तब हम ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसके 8 दिन पहले या 10 दिन पहले कर सकते हो। या एक ऑप्शन ये भी होता है कि माइक्रो टीचिंग स्किल आप एक्चुअल क्लास शुरू होने के पहले अगर पढ़ते हुए देखते हो तो वो भी एक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पूरे स्किल अगर आपने एक्चुअल टीचिंग के पहले अगर अक्वायर किए तो वो अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। गेटिंग योर पॉइंट, थैंक यू। ओके।
सर हा जो Correct. फीडबॅक आहे तो कशा प्रकारे घ्यायचा आहे सर आपल्याला, म्हणजे ओरली स्टुडंट्सना विचारायचंय, पेपरवरती घ्यायचंय की गुगल फॉर्म बनवून त्यांच्याकडून फीडबॅक घ्यायचं? हाँ, फीडबैक का जो चार्ट है वो सामने में दिया गया है, आपको दिखाऊंगा मैं। फीडबैक का फॉर्म जो होता है वो प्रिंटेड होता है, वो कॉपी में चार्ट दिया गया है, और उसको ओरली नहीं, वो टिक मार्क करेंगे। जो भी कंटेंट है वो कंटेंट के ऊपर टिक मार्क करते हैं। उसमें रेटिंग स्केल है 1 2 3 4 5। अगर 1 है तो कितना परसेंट, 2 है तो कितना परसेंट, 3 है तो कितना परसेंट, और 4 है तो कितना, और 5 है तो कितना। उसके सिंबल रहेंगे। अगर 1 है तो एकदम कम, 5 है तो एकदम एक्सेलेंट। ऐसा वो आपके ऊपर है कि आपने कौन से सिंबल या कौन से मीटर में उसको फिट किया है। तो उसको बोलते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा, और उस इवैल्यूएशन के आधार के ऊपर आपको रिप्लान तैयार करना है। थँक्यू सर. ओके, चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या क्या है, इसकी विशेषता है। ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस, ये तो अभी बताया। कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, जो कंटेंट रहेगा वो एक ही माइक्रो टीचिंग का स्किल रहेगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो 8 या 10 ही रहेंगे। ओनली 1 टीचिंग स्किल इज कंसिडर्ड एट अ टाइम। प्रोविजन ऑफ इमीडिएट फीडबैक इज अवेलेबल देयर। In micro teaching cycle, there is facility or replanning, reteaching, re-evaluation. ये 3 कंटेंट इंपॉर्टेंट है, replanning, reteaching and re-evaluation. After that, it puts a teacher under the microscope, यानी खुद को हमें माइक्रोस्कोप के सामने रखना होता है, क्योंकि जो भी 8-10 बच्चे हमारे रहेंगे, स्टूडेंट्स हमारे रहेंगे, वो एक मिनट का हमारा ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमारे गेस्चर्स कैसे है, हमारे मूवमेंट्स कैसे है, हमारा टोन कैसा है, हमारे एक्सप्रेशन कैसे है, हमारा साउंड कैसा है, क्लास में हम कितने बार घूमे हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ हमने कितने बार ध्यान दिया है, बच्चों की तरफ कितने बार अटेंशन दिया। एक पूरा एक मिनट का ऑब्जर्वेशन होता है, इसलिए उसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ऑल फॉल्ट्स ऑफ द टीचर आर ऑब्जर्व, द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन कैन आल्सो बी कंट्रोल। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8-10 अगर स्टूडेंट्स हमारे क्लास में है तो उनको क्लास कंट्रोल के लिए भी हमें इजी होता है। अगर 50 to 60 स्टूडेंट्स क्लास में है तो उनको कंट्रोल करने की भी वेरियस टेक्निक्स होती है। तो पहले 8-10 स्टूडेंट्स को हमें कैसे कंट्रोल करना, ये अगर हम देखते हैं तो उसके बाद 60 to 40 या 55 स्टूडेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, देयर आर सो मेनी स्किल्स, मैक्सिमम 30 to 30 are there, but among this we will see only 9 skills. Okay, the first is the skill of introduction, second is the skill of explaining, third is the skill of questioning, fourth skill of stimulus variation, the skill of reinforcement, the skill of illustration, the skill of demonstration, the skill of blackboard writing, and the last is the skill of achieving closure. Somebody's mic is on. Mic is on. 1 मिनिट सर, 1 मिनिट. हाँ, 135 लोग आई एम प्रॉब्लम हो गया ना, हाई ओके लो दे लो टेंशन. हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू. ओके, हाँ हाँ, तो ये जो फर्स्ट स्किल जो है माइक्रो टीचिंग का, वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन. अभी वी विल सी स्टेप बाय स्टेप एंड वन बाय वन. इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, स्टिमुलस वेरिएशन, reinforcement, illustration, demonstration, blackboard writing and achieving closure. ठीक है, अभी सबसे पहले है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन स्किल क्या हो सकता है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन इट? इंट्रोडक्शन स्किल क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द इंट्रोडक्शन स्किल? एनीबॉडी? We are actually going to introduce our topic, its significance. Okay. By which method or by which technique? By telling a story about that chapter, Good. or Good. by giving information, previous Again. information about that chapter. Even by a Even case. we can give Again. examples. Okay, good. Again. By showing some object related to our topic. Absolutely right. Again. by question answer technique.
Good. Again. ICT material we can use, Okay. like video, Means it showing means video. absolutely right. It means there are so many techniques and tools, then we can introduce our topic. Okay. उसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूज ऑफ स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। इंट्रोडक्शन जब भी हमें स्किल पढ़ाना है या अक्वायर करना है स्किल, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज क्या है। अगर स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज जैसा है, उसके ही बेस पर हमें हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन करना होता है। यानी स्टूडेंट्स अगर 10th क्लास के हैं, 11th के हैं, या फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट के हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के हैं, तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है या उनका जो नॉलेज होता है, उनके बेस पर ही आधारित डिपेंड अपने को इंट्रोडक्शन करना होता है कि हमें बच्चों को, हमारे बच्चों को क्या क्या पता है, उसके बेसिस पे ही हमें इंट्रोडक्शन का स्किल पढ़ाना है। उसके बाद है यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस। अभी एप्रोप्रिएट डिवाइस क्या, आप कोई भी चीज, कोई भी कुछ भी करके हमारे कंटेंट का, हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर सकते हो। क्लासरूम में जाने के बाद आप ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम निकाल सकते हो, या प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर पे एक आधा कुछ भी दिखा सकते हो। डायग्राम हो गई, इमेज हो गई, या कैलकुलेशन हो गए, उसके बाद डांस की कंपटीशन है, कुछ भी आप कोई भी स्टोरी बता सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी एक आधा प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन करके भी आप कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर सकते हो। इसके लिए कोई भी आपको बाइंडिंग नहीं है कि आपने इस तरीके से इंट्रोडक्शन क्यों किया। और जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो वेरियस मेथड से अगर हमारे कंटेंट का, हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते हैं, तो वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बच्चे रोज अगर नया नया कुछ पढ़ने के लिए मिल रहा है तो वो अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ईगरनेस भी बढ़ता है, और आपके क्लास में बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ते हैं। उनको लगता है कि सर कुछ तो भी रोज नया नया पढ़ाने जा रहे हैं, या मैडम है तो मैडम भी कुछ नया नया पढ़ाते हैं, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसके लिए जितने भी टेक्निक्स है, जितने भी टूल्स है, जितने भी मटेरियल है, कुछ भी करके आप अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर सकते हो। मेंटेनिंग कंटिन्यूटी। इंट्रोडक्शन स्किल जो रहेगा वो आपका 5 मिनट का रहेगा, बाकी के भी स्किल आपके 5 मिनट के रहेंगे। तो इंट्रोडक्शन करते वक्त आपकी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन करना है आपको। यानी स्टोरी अगर आपको बताना है तो 5 मिनट में या 4 मिनट में आपको स्टोरी आपकी पूरी कंप्लीट करनी है, कंटिन्यू से। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर से अगर आप इंट्रोडक्शन करते हो तो क्वेश्चन भी आपके स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 होना चाहिए, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका टॉपिक का टाइटल होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आंसर से आप इंट्रोडक्शन करते हो तो। और उसके बाद अगर कोई इमेज दिखा के इंट्रोडक्शन कर रहे हो, या ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम निकाले हो, तो डायग्राम निकालने के बाद भी आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, वो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका टॉपिक का टाइटल रहना चाहिए। उसके बाद रिलेवेंट स्टेटमेंट। ये जो रिलेवेंट स्टेटमेंट जो होता है वो आपने जब आप बीएड या किया होगा, या आपके क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा, तो हर बार टीचर यही स्टेटमेंट बोलते हैं। रिलेवेंट स्टेटमेंट वो होता है कि तो बच्चों आज हम यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक। ये होता है रिलेवेंट स्टेटमेंट। तो हर इंट्रोडक्शन के बाद यह स्टेटमेंट आना नेसेसरी है, ये आना ही चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट नहीं आता तो इसका मतलब आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर हुआ नहीं है। तो रिलेवेंट स्टेटमेंट आपका कब आएगा? इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद और एक्चुअल टीचिंग होने के पहले ये स्टेटमेंट आना आवश्यक होता है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक, दिस पोएम, दिस, ऐसा आना चाहिए। आज हम यह कविता पढ़ने जा रहे हैं, आज हम यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये होता है रिलेवेंट स्टेटमेंट। ये कब आएगा? इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद। उसके बाद होता है आस्किंग क्वेश्चन, जो मैंने भी बताया कि आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आंसर मेथड से भी कर सकते हो, स्टोरी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतने जो कंटेंट है ये इंट्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। मैक्सिमम यूज ऑफ स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, एप्रोप्रिएट डिवाइस का आपको यूज करना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, रिलेवेंट स्टेटमेंट भी आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर भी आने चाहिए, और स्टोरी भी आनी चाहिए। और
और भी बहुत सारे डिवाइसेस है और भी इंस्ट्रूमेंट है जिनका आप यूज करके इंट्रोडक्शन कर सकते हो। इंट्रोडक्शन स्किल्स समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. चलो, अभी इसका भी आपको ये हो गया स्किल, ठीक है। तो जब आप ये स्किल बच्चों को पढ़ाओगे तो इसका ऑब्जर्वेशन चार्ट आपको बनवाना है। तो ऑब्जर्वेशन चार्ट में फिर आप इंट्रोडक्शन कैसे करते हो, आपने प्रीवियस नॉलेज बच्चों का लिया नहीं लिया, आपने प्रॉपर डिवाइस किया कि नहीं, आपने एग्जांपल्स बताए कि नहीं, आपने कंटिन्यू किया कि नहीं, आपने रिलेवेंट स्टेटमेंट दिया कि नहीं, क्वेश्चन पूछे कि नहीं, ये सब आपका माइक्रो टीचिंग के ऑब्जर्वेशन चार्ट में आपका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्किल। सेकंड जो स्किल है वो है द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। अभी इंट्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो कोई भी कंटेंट अगर हमें एक्सप्लेन करना है, इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अ टीचर डिस्क्राइब लॉजिकली हाउ, व्हाई एंड व्हाट। ये 3 व्हाई के जो आंसर है उसको हमें एक्सप्लेनेशन स्किल बोल सकते हैं। अब कंसेप्ट, प्रिकॉशंस फॉर द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग सिंपल लैंग्वेज, हाउ, व्हाई एंड व्हाट, ये 3 जो WH वाले क्वेश्चन है, इनको जब हम बताते हैं या इनको अपन बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेन। कोई भी चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड होना चाहिए बच्चों को, उसको बोलते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, ठीक है। तो इनमें जो कंटेंट है वो क्या क्या है, देखो ये जो है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, यानी बच्चों के दिमाग में जोर देने वाली एक्टिविटी होती है, बच्चों को समझने वाली, बच्चों को समझाने वाली, ठीक है। उसके बाद है आइडियाज। तो एक आधी आइडियाज जो होती है जो बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आती, तो उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन स्किल का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन स्किल आप अपने मन से, अपने विविध एग्जाम्पल से, अपने स्किल से, जो भी अपने सिंपल लैंग्वेज में आपको जो भी पढ़ाना हो, जो भी बताना हो, ताकि बच्चों को पूरी बात, पूरा आइडियाज आपका समझ में आना चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, अभी फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप है, तो इंडिया का मैप अगर हमें बच्चों को पूरा पढ़ाना है कि नॉर्थ में कौन से स्टेट है, वेस्ट में कौन थे, साउथ में कौन थे, ईस्ट में कौन से, तो एक आधी कंसेप्ट जो होंगी कि अगर गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिन कौन से टाइम में कहाँ आते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको पढ़ाना है। तो कंसेप्ट के लिए पूरी डायग्राम आपके सामने होना चाहिए, विविध स्टेट्स होने चाहिए, और उसका लॉजिक भी आपको समझाना चाहिए कि यहाँ अगर इतनी धूप है तो इधर इतनी ठंड क्यों है, या मानसून अगर मुंबई में पहले आया है तो उधर नॉर्थ में क्यों नहीं आया। तो कंसेप्चुअल पढ़ाने के लिए आपको एक्सप्लेन करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन स्किल आवश्यक है। और जितने एग्जाम्पल्स बच्चों को ज्यादा दोगे उतना एक्सप्लेनेशन स्किल आपका अच्छी तरह से होगा। और एग्जाम्पल्स भी अगर देना है आपको तो डे बाय डे की लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है वो अगर दे तो उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए एग्जाम्पल्स डे बाय डे लाइफ के होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट इवेंट्स एंड आइडियाज। तो जो भी चीज हमें एक्सप्लेन करना है उसका रिलेशनशिप और आइडियाज हमारी लाइफ के साथ क्या है। अगर डे बाय डे के एग्जांपल्स और डे बाय डे के जो इंसिडेंट होते हैं उनके साथ अगर लिंकअप करके हमने कोई भी चीज एक्सप्लेन की है तो वो अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आएंगी। तो इसको बोलते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेन करने का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा एक्सप्लेन टीचिंग या एक्सप्लेन स्किल खत्म होने के बाद बच्चों को वो चीज पूरी आनी चाहिए। यानी बच्चों को जब आप क्वेश्चन करते हो तो उनने खुद के मन से उसको अंडरस्टैंड करके आपको बताना है, तब जाके एक्सप्लेनेशन स्किल आपका सक्सेसफुल होगा। उसके बाद इजी टू हार्ड, ये सबसे बड़ा इसका क्राइटेरिया होता है कि कोई भी चीज अगर एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले इजी जो मैटर होता है, जो कंटेंट होता है वो बच्चों को समझाओ, उसके बाद हार्ड तक जाओ। यानी मैथमेटिक्स का अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले एडिशन पढ़ाओ, फिर सब्सट्रैक्शन पढ़ाओ, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। अगर डायरेक्टली आप डिवीजन के ऊपर जाओगे तो वो बच्चों को शायद ही समझ में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इजी टू हार्ड तक अपने को जाना है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है नोन टू अननोन, यानी जो चीजें बच्चों को नोन है फिर अननोन की तरफ जाओ।
यानी जो उनको पता है, जो उन्होंने देखी है, जो उन्होंने अभ्यास किया है, या जो जो उनको पता है, वो चीजें उनको पहले समझाने के बाद फिर आप अननोन की तरफ जा सकते हो। तो इतने सारे सब कंटेंट है इसके, तो इसके आधार से आपको एक्सप्लेनेशन स्किल करना है। समझ में आया इतना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. येस सर एक्सप्लेनेशन स्किल में और कुछ है, यानी कोई क्वेरी है? एक्सप्लेनेशन स्किल में कोई क्वेरी है क्या? नो सर चलो ठीक है। अभी थर्ड स्किल जो है वो है क्वेश्चनिंग स्किल। अभी क्वेश्चनिंग स्किल आप लोगों को लग रहा होगा ये तो सबसे आसान है कि क्वेश्चन पूछो और बच्चों से आंसर लो, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए, कब पूछने चाहिए और किसको पूछना चाहिए, ये भी बड़ा स्किल होता है। तो मुझे आप बताओ, क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए, कब पूछने चाहिए, किसको पूछने चाहिए और कितने पूछने चाहिए? कोई बता सकता है? स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। हेलो, आवाज नहीं आ रही। तो पहले तो एकदम इजी क्वेश्चन हो, अगर स्टूडेंट उसका आंसर दे पाए तो फिर धीरे धीरे हम हार्ड पे जाएंगे। ओके, और सर कोई कंसेप्ट हम शुरू करने वाले हैं, इससे पहले उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं, ये हम थोड़ा जांचना चाहेंगे, मतलब उसके लिए हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और सर उसमें ऐसा और कोई रहता है बताओ। सर, हेलो, क्वेश्चन सिंपल पूछने के हाँ। ताकि बच्चे उसका आंसर सर वो एक माहौल अच्छा, बनाने के कितने- साथ सर अच्छा, एक वो हाँ। एक मराठी में वाक्य आहे सर की एक पाठानुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपल्याला प्रारंभिक स्वरूपात कुछ कुछ सर प्रश्न पूछना पड़ता है सर। बराबर है ना सर? तो पाठानुकूल वातावरण तैयार करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में जो हाँ। क्वेश्चन पूछेंगे उसको, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, पहला ही ऑब्जेक्टिव है पाठानुकूल वातावरण तैयार वातावरण निर्माण करना, यानी करने, जो जिज्ञासा निर्माण कंटेंट है करने, अपना, हाँ, वो कुतूहल कंटेंट निर्माण के करने, हिसाब से एनवायरनमेंट अपने को तैयार करना है, वो इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव है। अब बराबर आप मुझे बताओ, क्वेश्चन अगर पूछना है, क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, तो एक हो। साथ 100 स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना है क्या हमें? नहीं सर, मेरे ख्याल से नहीं जो सर, भी ब्राइट स्टूडेंट होगा उसको अगर पहले पूछेंगे और वो आंसरेबल रहेगा तो फिर बाद में धीरे धीरे हम जो स्लो लर्नर है उनके पास जाएंगे। अच्छा, तो किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को खड़ा करके क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, पूछेंगे। नहीं सर, आपने को एक अच्छा। सवाल पूछना है सर, और बच्चों को पूछना है कि इसका आंसर किसको आता है। वो हाथ ऊपर करेगा सर, अगर से उसने सही आंसर दिया तो वो सभी के लिए मोटिवेट के स्वरूप में सर काम करेगा सर, वो ऐसा मुझे लगता है सर। एक साथ क्वेश्चन पूछते बराबर इंस्टेंट आपको उनका रिप्लाई लेना है क्या? हाँ सर। क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा तो इंस्टेंट में आपने रिप्लाई लेना है क्या? हाँ सर, कोशिश जरूर करना चाहिए सर। इंस्टेंट नहीं सर। जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं, ये क्वेश्चन स्किल खत्म होने के बाद मुझे पूछना, ठीक है? तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में क्या क्या होता है अपन सामने सामने जाएंगे, और ये अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे इसको फिर से क्वेश्चनिंग स्किल फिनिश होने के बाद रिकॉल कर लेंगे, फिर आपको बताना कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, ठीक है? तो सबसे पहले जो इसका क्राइटेरिया होता है, जब भी आप क्लास में क्वेश्चन पूछते हो तो क्वेश्चन मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू दैट रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन अगर करते हो तो उसका कुछ तो भी मीनिंग निकलना चाहिए। अगर विदाउट मीनिंग है तो वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अगर बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो वो हाउ कैन इट बी पॉसिबल देन दे कैन आंसर इट, है कि नहीं? अगर बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो वो आंसर ही नहीं देंगे। तो सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया होता है कि आपका क्वेश्चन मीनिंगफुल हो। सेकंड जो है वो रिलेवेंट, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका टॉपिक है, उसके टॉपिक से रिलेवेंट की होना चाहिए क्वेश्चन। नहीं तो कुछ कुछ टीचर जो होते हैं, टॉपिक हमारा अलग होता है। हेलो,
sir. Question meaningful means not controversial, sir. नॉट कौन क्या कहा आपने? Not controversial, not sir. हाँ, कंट्रोवर्शियल, संदिग्ध भी नहीं होना चाहिए या कंफ्यूजिंग भी नहीं होना चाहिए। तो मीनिंग जो भी क्वेश्चन पूछते हो आप, तो उसका एक मीनिंग होना चाहिए सिंपल वे में। अगर बहुत आपने कंट्रोवर्स किया है या उसको कंफ्यूज किया है या बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ अगर आपने पूछे हैं तो वो भी गलत है। यानी 3-4 क्वेश्चन को एक साथ अगर आप Sir, clearly one question to one answer only. हाँ, ओके, 1 मिनट। हो त्यांना सांगा, येतो म्हणून 5 मिनिट, 15-20 मिनिट। हाँ, तो क्वेश्चन जो पूछना है, तो क्लास में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एकदम शॉर्ट में होना है, 1 सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप में। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव में भी पूछना पड़ता है, लेकिन कब पूरा हमारा कंटेंट पढ़ाना हो गया है और लास्ट में जब समरी लेते हैं हम लोग या पूरी कंसेप्चुअल अगर क्वेश्चन है, तो आप सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछना है, कितने बच्चों को पूछना है और कौन से क्वेश्चन पूछने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर क्लास में आते बराबर आपने सब्जेक्टिव टाइप का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे आंसर देंगे ही नहीं, क्योंकि अभी तक उनकी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं हुए, तो आंसर देंगे नहीं। इसलिए 1 सेंटेंस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो होते हैं वही सबसे पहले आपको पूछना है, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद स्पेसिफिक यानी लिमिटेड वर्ड्स वाला स्पेसिफिक, आपको टारगेट कवर करने वाले स्पेसिफिक ही क्वेश्चन पूछना है। ज्यादा तो उसमें और कंफ्यूजिंग वर्ड्स या कंफ्यूजिंग टॉपिक ऐड नहीं करना है। उसके बाद क्लियर एंड प्रिसाइज, आपका जो क्वेश्चन होना है वो क्लियर होना चाहिए, एकदम 3-4 वर्ड में या 10 वर्ड में रहा, लेकिन प्रिसाइज एंड क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चों को जल्दी में समझ में आए। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? ओपन एंडेड yes no type, कोई बता सकता है? Having Yes, no no. fixed meaning. Can have Having no multiple fixed meaning. answers. वन बाय वन आंसर दो, क्योंकि वो आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओपन एंडेड क्वेश्चन 5-10 लाइन्स में आंसर लिख सकते हैं, 5 या 10 लाइन्स में आंसर, तो कोई लिमिट नहीं होती फिर। साउंड yes इज no नॉट type क्लियर। question, yes no type question, yes और no कोई बताएगा? स्टूडेंट्स अपने पर्सपेक्टिव से उसका अलग अलग आंसर दे सकते हैं, उनको जैसा लगता है। मतलब एक स्टूडेंट और कोई उसका आंसर सिंपल यस या नो में ना होके कोई स्पेसिफिक आंसर दिया जाए वो। Hello sir. Detailed Still- answers. हाँ, एक मिनट, ओपन एक एंडेड मिनट का मुझे दो। मीनिंग आई थिंक हैविंग नो फिक्स्ड मीनिंग होगा, उसका कोई मीनिंग एक फिक्स नहीं होगा, मल्टीपल मीनिंग जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, एक मिनट दो मुझे। इसके बाद जब भी एक स्किल आएगा, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, ठीक है, तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल या कोई भी स्किल में जो एक टेक्निक है वो आपको यूज करना है। अभी एक मुझे एग्जांपल अभी आया, इसलिए मैं अभी बताता हूँ। अगर स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, रॉन्ग हुआ हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ यू? सर वो सवाल फिर से पूछ के सर दूसरे बच्चों से आंसर लेने का प्रयास करना चाहिए सर। और फिर भी आंसर न मिलता हो सर, खुद ने आंसर देना चाहिए। और अगर किसी बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया तो उसको बोलना है क्या कि आपका गलत हुआ है, आप बैठ जाओ, नहीं, आपको कुछ नहीं आता, मोटिवेट ऐसा आप करना, पढ़ते नहीं। बेटा आपने आंसर देने का प्रयास किए, बहुत अच्छा किए, लेकिन फिर भी इसका और आंसर दूसरा भी अपने को दे सकती है। अभी आप में से पार्टिसिपेंट्स ने इतने टाइम से मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मैंने अभी तक किसी को कहा क्या कि आपका गलत हुआ या आपका सही है? सही है तो आप बोल सकते हो, लेकिन हाँ, आपका गलत हुआ है तो ऐसा कभी स्टूडेंट को बोलना नहीं, वो चाहे केजी के स्टूडेंट हो या पीजी के हो, यानी किसी स्टूडेंट को कभी ऐसा बोलना ही नहीं है कि आपका गलत हुआ है, आपको नहीं आता, आप बैठ जाओ। ये वर्ड्स हमें कभी भी यूज करना
नहीं है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का मीनिंग आप लोगों ने जो बताया है वो सब सही है। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो अपने मन से, अपने दिल से किसी भी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है और किसी का भी आंसर स्पेसिफिक रहेगा नहीं। यानी अगर 10 स्टूडेंट को एक ही क्वेश्चन दिया तो 10 स्टूडेंट वही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अपने अपने टैलेंट से, अपने अपने स्किल से डिस्क्राइब कर सकता है। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। गॉट इट? यस सर। हाँ, इसके बाद है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का क्या 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 मीनिंग हो सकता है? तो जिसका आंसर 2 वर्ड जैसे ट्रू फॉल्स यस नो में हो सकता है, या मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर होता है वो। एब्सोल्युटली राइट। क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर एक ही सेंटेंस में, एक ही वर्ड में आएगा। फॉर एग्जांपल, टीचर ने स्टूडेंट को पूछा आपका नाम क्या है, तो वो एक ही, उसका नाम तो 10-12 तो नहीं रहेंगे, वो तो एक ही नाम देगा। अगर टीचर पूछता है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, वो तो एक ही रहेंगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, वो तो ये एक ही रहेगा, स्पेसिफिक ही रहेगा। तो जो स्पेसिफिक ओनली वन सेंटेंस में जो क्वेश्चन होते हैं उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद है एक क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन इंक्लूडिंग आंसर, उसको मराठी में बोलते हैं नंदी बैल प्रश्न। यानी सिर्फ मुंडी हिला के क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी क्वेश्चन का आंसर अगर मुंडी हिला के बच्चे देते हैं तो वो टोटली रॉन्ग होता है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते। अगर बाजू वाले स्टूडेंट ने हाँ बोल देना, हाँ सर ऐसे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो रॉन्ग है। अगर जिस क्वेश्चन में आंसर इंक्लूड है, यानी फॉर एग्जांपल, बच्चों बताओ भारत की राजधानी दिल्ली है कि नहीं, वो तो हाई बोलेंगे ना। टीचर अगर बोलता है भारत की राजधानी है, भारत की, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है कि नहीं, वो तो हाई बोलेंगे। तो जिस क्वेश्चन में आंसर इंक्लूड होता है ऐसे क्वेश्चन बच्चों को पूछना नहीं है। ठीक है, ये हो गए कंटेंट। अभी इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे कि क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है तो कैसे क्वेश्चन को पूछना है, तो जब हम क्लास में गए, क्लास में पहले ही सबको इंस्ट्रक्शन देनी है कि मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसके बाद जिनको आता है उन्होंने अपने हैंड रेज करने हैं, कोई भी डायरेक्ट आंसर देगा नहीं। ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको क्लास में देनी है। उसके बाद पूरे क्लास को आपको क्वेश्चन पूछना है एट ए टाइम, पूरे क्लास को। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, तो जैसे ही पूछा, जिन स्टूडेंट को पता है वो अपने हैंड्स रेज कर लेंगे, जिनके हैंड्स डाउन है उनका ठीक है। अभी जिन लोगों ने हैंड्स अप किए हैं उनको भी पूछ सकते हो आप, या फिर जिनके नहीं है उनको भी पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तुरंत बाद रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं करना है। इसका कारण क्या हो सकता है बताओ? क्वेश्चन पूछे तो हमें थोड़ा पॉज करना है, क्यों? मे बी सर हमें याद हो, लेकिन एट दैट पॉइंट हमें थोड़ा रिकॉल करना पड़े, और तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। और कोई है कि क्वेश्चन पूछने के बाद हमें इंस्टेंट रिप्लाई या इंस्टेंट आंसर लेना नहीं है, क्यों ऐसा? सर प्रश्न त्यांना समजण्याची संधी भेटली पाहिजे सर त्यांना। प्रश्न उसको एक स्पेसिफिक वर्ड है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं सर? ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्वेश्चन राइट, एब्सोल्युटली राइट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एब्सोल्युटली राइट, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे और इंस्टेंटली हमने आंसर लिए तो बाकी के बच्चे तो शायद आराम से सोएंगे, अरे वाह वाह इसने बोल दिया है, अभी हमको कोई टेंशन नहीं है। तो वो पॉज जो 1 मिनट का लेते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को लगना चाहिए यार सर मुझे खड़ा तो नहीं कर देंगे, तो तब तक वो ट्राई करता है कि क्या है उसका आंसर, क्या हो सकता है। और एक चीज आपको करनी है कि जिनके हैंड्स रेज है, अप है, उनको बहुत कम क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जिनके हैंड डाउन है उनको ज्यादा क्वेश्चन के लिए प्रवृत्त कर सकते हो। उसको बोल सकते हो बेटा आप ट्राई करो, बोलने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। और एक है जिनके हैंड्स रेज है, उनको भी बार बार आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों?
क्यों नहीं कर सकते? फिर उनको सर उनको तो ऐसा पता है कि लगेगा, इनको आता है। हाँ सर, उनको फिर ऐसा लगेगा कि टीचर को ऐसा लग रहा है कि हमें आता है तो हमें पूछते ही नहीं है। उसको सामने में एक स्किल है, उसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट जो है वो पुअर स्टूडेंट को भी और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे उनको भी जरूरत होती है। जो बच्चा क्लास में होशियार है उनको भी अपेक्षाएं होती है टीचर से कि हमें भी कभी शाबाशी मिले, हमारे पीठ पर भी कभी टीचर का हाथ हो, हमें भी वेल डन हो बोले, हमें भी वाव बोले, तो उनको भी हमें संभाल के लेना है। सर और जो उनको तो थोड़े स्टडी सर उनको तो और ज्यादा होती है ये एक्सपेक्टेशन। हाँ, और जो थोड़े स्टडी में कम है उनको तो हमें खुद होके प्रमोट करना है, खुद होके उनका री इन्फोर्समेंट करना है, प्रबलन करना है कि ताकि उनको बच्चों यानी ये करने के लिए। मैं जब छोटा था तो हमारे मैथमेटिक्स टीचर थे, वो लोग टीचर क्या करते, मैथमेटिक्स का हमारा छुट्टी का टाइम होता था 5 बजे का, तो 4:30 बजे या 4:15 बजे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देते थे और बोलते थे कि जो भी बच्चा सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको पहले छुट्टी देंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करके भागते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद टीचर के समझ में आया कि जो बच्चे पीछे हैं उनके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो फिर टीचर ने वो जो टेक्निक थी वो बंद कर दी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस लेवल के हैं, हमारे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी टेक्निक यूज करना है। और डॉक्टर की लैंग्वेज में जैसे पेशेंट है उस प्रकार से हमें ट्रीटमेंट करना है। अगर हमने टैलेंटेड बच्चों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को ही ज्यादा प्रमोट किया तो इसका इम्पैक्ट पुअर स्टूडेंट भी पढ़ाई में पुअर स्टूडेंट के ऊपर वो बड़ा ये होता है। तो उनको भी हमें प्रमोट करना है, उनके भी मॉरल जो सपोर्ट है वो डाउन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को आपको बार बार क्वेश्चन पूछना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो क्लास में थोड़े नॉटी ये होते स्टूडेंट, बदमाश टाइप के, तो टीचर क्या करते हैं, कभी कभी टारगेट करते हैं, बताओ आप बताओ, बहुत मस्ती करते हो ना, आप बताओ। तो इसका भी बैड इम्पैक्ट होता है। अगर एक ही स्टूडेंट को आप बार बार टारगेट कर रहे हो तो इसका भी बैड इम्पैक्ट होता है। उसको अगर हैंडल करना है तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। तो हर एक टेक्निक से आप हर एक स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकते हो, उसके ये कर सकते हो। तो किसी भी स्टूडेंट के मेंटालिटी पर बैड इफेक्ट ना हो, इसकी पूरी केयर हमें करनी है। अभी स्किल अप क्वेश्चन में और कुछ है डाउट पूछ सकते हो। हेलो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे आप बता रहे थे? हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? अगर 5 मिनट का आपका एक आधी स्किल के ऊपर क्लास है तो 5 मिनट में जितने आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो उतने ही रह सकते हैं, 5 या 6। 5 मिनट में आपके 5 होंगे, नहीं तो 6 होंगे, नहीं तो एकदम शॉर्ट है तो 7 हो सकते हैं। तो यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन 5 और 6 मिनट्स। इतने ही आपके क्वेश्चन होने चाहिए। मैं माइक्रो टीचिंग स्किल की बात कर रहा हूँ। और एक्चुअल क्लास में अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होती। आप कितने भी, आपका कंटेंट, आपका टाइम, ये सब देख के आपको प्लान करना होता है कि हमें कितने क्वेश्चन पूछने हैं और कैसे पूछने हैं। और कुछ, और क्वेश्चन जो होते हैं वो संदिग्ध नहीं होने चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। सर क्वेश्चंस में हम कितना टाइप्स का क्वेश्चंस रहते सर? कितने टाइप के? एक तो हो गए, हाँ, एक तो हो गए ओपन एंडेड, तो क्लोज एंडेड है। उसके बाद 1 सेंटेंस के होते हैं और मार्किंग के ऊपर भी होते हैं। यानी मार्किंग के ऊपर मीन्स काठिन्य पातळी यानी हार्डनेस, क्वेश्चन का जो हार्डनेस है तो एकदम लो लेवल के, मिडल लेवल के, और उसके बाद होते हैं एकदम हाई फाई यानी टॉप लेवल के। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, और कंटेंट के हिसाब से भी हो सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, इसके बाद है द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। अभी बताओ ये स्टिमुलस वेरिएशन क्या हो सकता है? क्या होता है स्टिमुलस वेरिएशन?
एखादा सर उनको स्टूडेंट्स को एखादा एग्जाम्पल देके उनको उनके माइंड को स्टिमुलेट करना, तो वो वेरिएशन ऑफ थिंकिंग या थॉट उस तरीके से सोच सके, या एग्जाम्पल्स देके कोई भी टॉपिक को लेके। गुड। और कोई स्टिमुलस वेरिएशन? वेगवेगळ्या टीचिंग मेथड्स वापरणं। गुड। क्यों? लेकिन क्यों? अगर वेरियस टीचिंग मेथड्स हमें अप्लाई करना है तो क्यों करना है? उससे क्या होता है? स्टुडंट्स बोर होऊ नयेत काही ठिकाणी। क्यों होते हैं वो बोर? अगर एक ही मेथड से, एक ही टेक्निक से अगर हम टीचिंग कर रहे हैं एखादं लेक्चर मोनोटोनस एखादं लेक्चर असेल तर तिथं स्टुडंट्स बोर होऊ शकतात बऱ्याचदा। क्यों होते हैं वो बोर? कारण की सर कोणत्या वेळी आपण त्यांना कमी एंगेज करतो किंवा आपण थेरॉटिकल वे मध्ये जास्त घेतो, तो त्यांना स्टिम्युलेट करण्यासाठी आपल्याला थोडं म्हणजे त्यांचं कॉन्शियसली त्यांनी थिंक करावं असे एक्झाम्पल किंवा व्हेरिएशन आणावे लागेल, तर ते थिंकिंग प्रोसेस वाढेल मग आणि एंगेज होतील स्टुडंट। और कोई है? और कोई? अच्छा सर कर पाए उसके लिए उनको थोड़ा प्रोत्साहित करना, लाइक। हाँ, अब मुझे आप ये बताओ, बच्चों को अगर स्टिमुलेट करना है तो उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, या कौन कौन से, क्या बोल पाएंगे उसको, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट है कि जिनको आप स्टिमुलेट कर पाएंगे बच्चों को? सर ऑडिओ विजुअल काही आपण त्यांना शो करू शकतो। वन बाय वन बोलो। हॅलो, हा सर, आपण त्यांना ऑडिओ विज्युअल काही दाखवू शकतो कॉन्सेप्ट रिलेटेड। स्टिमुलेट करने वाले सेंसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं, कौन से सेंसेस से हम उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं? 5 सेंसेस। कौन कौन से? दीदी कौन से 5 सेंसेस? नोज, ईयर। हेलो सर। हाँ मैडम, नोज, सर ईयर, नोज, ईयर और आईज, माउथ, टंग और माइंड, और एक पांचवा स्किन सेंसेशन, स्किन टच वाला। ठीक है, तो ये जो 5 सेंसेस होते हैं, ये 5 जो सेंसेस से हम जो भी नॉलेज अक्वायर करते हैं वो निरंतर होता है, इटर्नल होता है, परमानेंट होता है। और इसका 5 सेंसेस का हमें स्टिमुलेट करने के लिए जो वापर होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेनिफिशियल होता है। अगर मैं सिर्फ वन वे मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ, वन वे से आप पूरे 1.5 घंटे तक शांत हो, तो आप ये पूरा बोरिंग होगा आपके लिए। मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, ये बोरिंग होगा। अगर मैंने कोई डायग्राम आपको दिखाई है तो आपके उसके आईज जो है वो काम में आएंगे। अगर मैंने सिंगिंग कर रहा हूँ तो आप सुन रहे हो। उसके बाद मैंने किसी स्टूडेंट को बोला है कि आप आओ इधर सामने में ब्लैक बोर्ड पे इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करो, या हार्ट की डायग्राम कैसी है इसको डायग्राम देखो। या मैं किसी लैब में आपको लेके गया हूँ और कुछ चीजें जो है आपको टेस्ट करने के लिए दी है, या मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट से आपको टच किया है या चिमटी ली है या कुछ ऐसा किया है, तो इससे क्या होता है, बच्चों का क्लास जो होता है लाइव होता है, यानी बच्चे हमारे क्लास में पूरे जीवित होते हैं। उनको लगता है कि क्लास में कुछ तो भी चल रहा है। अगर वन वे मेथड से आप चल रहे हो, लेक्चर मेथड से, तो पूरा क्लास आपका बोर हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, बहुत सारी डायग्राम्स होती है, प्रोजेक्टर है। आजकल तो लाइव वीडियो जो है तो इतने सारे क्लास में भी अवेलेबल है, और हर एक टीचर के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, लैपटॉप में कितने सारे वीडियोज होते हैं। हर एक के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप क्लासरूम में दिखा सकते हो। ज्योग्राफी का अगर एक आधा पोर्शन आपको पढ़ाना है तो ऐसा आवश्यक नहीं कि क्लासरूम में ही पूरा ज्योग्राफिकल आप पार्ट को पढ़ाओ। आप बाहर एक आधा टूर लेके जाके ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ा सकते हो। हिस्ट्री का अगर आपका एक आधा कंटेंट है तो हिस्ट्री के भी बाहर टूर होते हैं या स्टडी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज आप टूर में लेके जाओ और एक्चुअली उनको हिस्ट्री पढ़ाओ, लेकिन जितना लाइव क्लास हो सके, जितना इंटरेस्टिंग क्लास हो सके, जितना बच्चों के स्टिमुलस को वेरिएट कर पाओगे, उतना उनका नॉलेज ग्राफ्स
ज्यादा होगा। तो क्लास में सिर्फ वन वे नहीं, अगर वन वे चल रहे हो तो 2 या 3 मिनट से ज्यादा आपका कोई भी सुनने वाला नहीं है, फिर वो छोटे बच्चे रहे या बड़े बच्चे रहे। तो आपको हर एक 5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद बच्चों का स्टिमुलस वेरिएशन करना है। अगर 2 मिनट मैंने लेक्चर से पढ़ा है तो मुझे शांत हो जाऊंगा मैं, जैसे ही मैंने पॉज लिया तो बच्चे सब मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये क्या हो गया? स्टिमुलस वेरिएशन। अगर मैं 2 मिनट फिर से कंटिन्यू किया तो 2 मिनट के बाद किसी को क्वेश्चन पूछता हूँ तो फिर से उनका स्टिमुलस वेरिएशन हो गया। मैं अगर कुछ डिक्टेट कर रहा हूँ और क्लास में चेक कर रहा हूँ कि कौन बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा है, तो पूरे बच्चे एकदम अटेंटिव होंगे, अरे सर देख रहे हैं, इसका मतलब स्टिमुलस वेरिएशन हो गया। मैं अगर किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि क्लासरूम में आके ब्लैक बोर्ड पे कुछ तो भी डायग्राम निकाल, तो सब बच्चे देखेंगे स्टिमुलस वेरिएशन हो गया। तो ऐसे हर 2-5 मिनट के बाद बच्चों का स्टिमुलस वेरिएशन आपको करना है। अगर स्टिमुलस वेरिएशन नहीं होगा तो बच्चों को नींद आएंगे, बच्चे सोएंगे, वो ध्यान नहीं देंगे, उनका ध्यान कहीं क्लासरूम के बाहर जाएंगे। इसको बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। तो सबसे पहला है स्टिमुलस वेरिएशन का कंटेंट मूवमेंट। टीचर को एक ही जगह पे बैठ के या एक ही जगह पे ब्लैक बोर्ड के साइड में खड़ा रह के पढ़ाना नहीं है। क्लास में आप 1-2 चक्कर मार सकते हो। हम जब बीएड में थे तो एक स्टिमुलस वेरिएशन का क्लास था, तो बीएड में जब पढ़ रहे थे तो हमको स्टिमुलस वेरिएशन बताया था और उन्होंने बताया था कि टीचर की मूवमेंट होनी चाहिए। तो हमारे जो कलीग थे वो 5 मिनट में कंटिन्यू घूमते थे। तो हमने वो फीडबैक में दिया था एक जन ने मजाक में, हमको ऐसा लगता है बोले कि सर्कस का जो शेर है वो तो शेर घूम रहा था क्लासरूम में। तो इतने भी चक्कर मारना नहीं है क्लासरूम में जब भी आप पढ़ाते हो। तो मूवमेंट जो होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए और उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। मूवमेंट कब होनी चाहिए कि अगर क्लास कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्लास में आप अगर एक चक्कर मारते हो तो बच्चे बराबर शांत रहेंगे। उसके बाद उसका बेनिफिट और एक है कि अगर आप डिक्टेट कर रहे हो और क्लास में चक्कर मार रहे हो तो जो बच्चे लिख नहीं रहे उनको भी कॉपी पे लिखने के लिए आप मजबूर करते हो, वो लोग लिखते हैं। तो मूवमेंट के क्लासरूम मूवमेंट के 2 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्लास कंट्रोल और कौन सा बच्चा क्या कर रहा है उसको भी आप देख सकते हो। उसके बाद में चेहरे के गेस्चर्स, हाव भाव जो है, अगर मैं कोई सैड स्टोरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे चेहरे के हाव भाव जो है वो वैसे आने चाहिए। मैं अगर कॉमेडी एक आधा पढ़ा रहा हूँ तो वो होना चाहिए। जैसा अपना टॉपिक है उस हिसाब से हमारे हाव भाव गेस्चर चेहरे के होने चाहिए। उसके बाद चेंज इन स्पीच पैटर्न। हमें अगर हिस्ट्री का पार्ट कोई कंटेंट पढ़ाना है तो हिस्ट्री का पार्ट में अगर शिवाजी महाराज का स्टेटमेंट है या कोई भी हिस्टोरिकल पर्सन है उनका अगर स्टेटमेंट कर रहे हो कि उन्होंने कैसे आंसर किया था, तो आपका जो टोन है वो उस टाइप में होना चाहिए। उसको बोलते चेंज इन स्पीच पैटर्न। तो आपकी आवाज जो है क्लास में पढ़ाने की वो एक तरीके की नहीं होनी चाहिए, कभी स्लो, कभी मीडियम, कभी हाई। तो इस तरीके से आपको वो कंटेंट में पूरे ढल जाना है। आपकी आवाज से समझना चाहिए कि बच्चों का अट्रैक्शन ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोकसिंग के लिए भी आप विविध स्टिमुलस वेरिएशन का यूज कर सकते हो। अगर क्लास में बच्चे बहुत जोरों से बोल रहे हैं, आप क्लास में 2 मिनट शांत रहो तो बच्चा आप अपने आप शांत रहेंगे, आपकी तरफ देखेंगे। उसके बाद अगर ब्लैक बोर्ड पे मैं कहता सेंटेंस लिख रहा हूँ, अगर बच्चों को बोलता हूँ कि ध्यान दो इधर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, तो बच्चे बराबर आपकी तरफ फोकस करते हैं। तो ये फोकसिंग जो होता है वो भी स्टिमुलर वेरिएशन का काम करता है। उसके बाद चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अगर वन वे मेथड है तो वो आपकी कभी भी इफेक्टिव नहीं होगी। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, अगर मैं बोल रहा हूँ तो बच्चों को भी बोलने की अनुमति देना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उनके आंसर होने चाहिए, या बच्चों को और भी उनकी आइडियाज है वो आइडियाज क्लियर करने के लिए उनको चांस देना चाहिए। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, बच्चों और टीचर के बीच 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स, अभी तो आजकल बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स मार्केट में है, सॉफ्ट कॉपी में है। सॉफ्ट कॉपी में अब बहुत सारे वीडियोस है, आप डाउनलोड करके क्लास में पढ़ा सकते हो, और बाकी के भी मटेरियल मार्केट में बहुत सारे हैं। इससे क्लास आपका लाइव होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और बच्चों का जो नॉलेज होता है बहुत दिन तक परमानेंट होता है। उसके बाद पॉजिंग, जो भी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, पॉजिंग भी एक प्रकार का अटेंशन ग्राइब करने के लिए भी होता है और स्टिमुलस
वेरिएशन इससे होता है। और जो भी आपके मन में आता है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हो। आपकी बात करने की स्टाइल जो होती है वो भी आप चेंज कर सकते हो। और क्लास में कॉमेडी करना है, डांस का क्लास होगा, सिंगिंग का तो सिंगिंग का क्लास कर सकते हो। मराठी है, मराठी की पोएम आपको आनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अगर मराठी की पोएम पढ़ा रहे उसकी लिरिक्स आपको ये होनी चाहिए, कौन से चाल में है वो सब आना चाहिए। अगर अच्छे से आप गा रहे हो तो सभी स्टूडेंट आपको ध्यान से देखेंगे। तो स्टिमुलस वेरिएशन की बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारे टेक्निक्स है, वो सब आपने पढ़ना है। चलो, स्टिमुलस वेरिएशन में कुछ प्रॉब्लम है? और ये लास्ट वाला है स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो हमने चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल में लिया था। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब वही अभी तक जो हमने बताया कि बच्चों को आप कुछ तो भी एक्टिविटी दो। क्लास में अगर उनको पढ़ा रहे हो तो कुछ तो भी एक्टिविटी दो, ताकि पूरे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इंटरेक्शन भी होगा। तो स्टिमुलस वेरिएशन में और कोई है? वेरीज है कोई? चलो ठीक है। उसके बाद है द स्किल ऑफ री-इन्फोर्समेंट। री-इन्फोर्समेंट का मतलब आप मीनिंग कोई बता सकता है क्या मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री-इन्फोर्समेंट? अप्रिशिएट करना बच्चे को, रिवॉर्ड करना। क्या करना? रिवॉर्ड किंवा अप्रिशिएट। हाँ, गुड। और क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? लाइक कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना, या कोई बच्चे को गिफ्ट वगैरह, पेन लाइक। क्या देंगे गिफ्ट? रोज चॉकलेट अप्रिशिएट देंगे? करना सर, अप्रिशिएट करना सारे क्लास के सामने, अप्रिशिएट करना। हाँ, प्रिंसिपल हो या उनके पास भी उनका स्टूडेंट्स को लेके जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लाइक। अच्छा, गुड। अच्छा, री-इन्फोर्समेंट दोनों प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हर बार पॉजिटिव ही री-इन्फोर्समेंट देना है क्या? नो सर। तो नेगेटिव भी कर सकते हैं क्या? नेगेटिव में लिमिटेड करना चाहिए, वैसे पॉजिटिव का भी जहाँ जरूरत हो करना चाहिए, ज्यादा से नहीं करना चाहिए। ज्यादा करने से भी दिक्कत आती है पॉजिटिव का। चलो ठीक है। तो री इन्फोर्समेंट का मतलब मीनिंग आपको समझ में आया है? उसको हिंदी में, मराठी में प्रबलन बोलते हैं कि किसी बच्चों को रिवार्ड करना, बख्शिश देना, वाव बोलना, गुड बोलना, वेल डन बोलना, शाबाश बोलना। और ये तो आफ्टर एक्टिविटी हो गया, किसी ने एक्टिविटी की, आफ्टर दैट अगर हम बोल रहे हैं उसको वाव, वेल डन, बढ़िया, मस्त, एकदम झक्कास, तो ये आफ्टर एक्टिविटी हो गया। लेकिन कुछ करने के पहले भी हम री इन्फोर्समेंट कर सकते हैं क्या? जी सर, कर सकते हैं। कैसे? जैसे बच्चा कोई हेजिटेट कर रहा है किस करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं यस यू कैन डू। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मेरी क्लास में। एब्सोल्युटली राइट। जी, हाँ, मेरे बच्चे ये हो गया एक्टिविटी के, ये हो गया एक्टिविटी के पहले। अगर कोई वर्क हम उनको दे रहे हैं तो पहले हम बता रहे हैं कि अगर ये एक्टिविटी आपने इतने विद इन टाइम में कंप्लीट की तो आपको ऐसा ऐसा बख्शिश दिया जाएगा। तो वो क्या हो गया, एक्टिविटी करने के पहले, यानी बच्चों को हम प्रोमोट कर रहे हैं, बच्चों को हम इंस्पायर कर रहे हो एक्टिविटी करने के लिए। एक्टिविटी करने के बाद तो वो बच्चों को पता ही नहीं है कि करने के बाद हमको क्या मिलने वाला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल री-इन्फोर्समेंट ये होता है कि एक्टिविटी करने के पहले अगर हमने अनाउंसमेंट किया, एक्टिविटी पहले के करने अगर हमने बच्चों को बोल दिया कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हो तो आपको ऐसा ऐसा दिया जाएगा, तो ये जो री-इन्फोर्समेंट होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अप्लीकेबल, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आफ्टर एक्टिविटी के बाद से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं री-इन्फोर्समेंट। अभी ये री-इन्फोर्समेंट जो होता है ये किस टाइप का होता है? पहला होता है नॉन वर्बल एक्शन। नॉन वर्बल मीन्स, नॉन वर्बल का क्या होता है? क्लास में आप नॉन वर्बल री-इन्फोर्समेंट कर सकते हो क्या? कुछ बोलने का नहीं, इशारा करने का। कैसे? अभी आप तो मुझे, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे देख सकते, ये ऐसे कर सकते हैं, यानी कुछ बोलने के पहले नॉन वर्बल। यस राइट, ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो किया है वो बढ़िया किया है सर,
ताली भी बजा रहा है और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वाह बोल रहा हूँ। यानी मेरी आंखें, मेरे गेस्चर्स, मेरा थंब जो है नॉन वर्बल में बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक्शन से, नॉन वर्बल से रीइंफोर्समेंट हो रहा है, सामने वाले स्टूडेंट को दिख रहा है कि सर ने मुझे थंब दिखाया है, मेरी एक्टिविटी जो है वो बढ़िया। उसके बाद नॉड्स एंड स्माइल्स, अब हम ऐसे करते हैं, बिग स्माइल, ये हो गया नॉड्स एंड स्माइल। यानी बच्चों को लगता है कि वाह सर ने मुझे कितनी बड़ी स्माइल दी, मैडम ने कितनी बड़ी स्माइल दी, मैडम ने क्लैप भी किया, लेकिन आवाज नहीं आई मुझे, लेकिन स्माइल ऐसे नॉड्स एंड स्माइल। तो ये क्या होता है, नॉन वर्बल, हमने बोलने की जरूरत नहीं, और क्लास में तो हमें हर 2 मिनट के बाद ये कर सकते हो। देखो किसी का रॉन्ग हो गया तो उसके लिए बोलना आवश्यक नहीं, लेकिन किसी का सही हो गया तो उनको रीइंफोर्समेंट देना बहुत आवश्यक होता है। अगर पहली बार बच्चा कोई आपका क्लास में बोल रहा है तो उसको रीइंफोर्समेंट करो, वो रोज बोलने की कोशिश करेगा। और कुछ टीचर हमने देखे थे, अगर एक आधा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, टैलेंटेड है, अगर वो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो टीचर को कभी कभी वो इरिटेट होता है। अभी इसमें टीचर की गलती है कि स्टूडेंट की गलती है, बताओ? क्वेश्चन समझ में आया? शिक्षक की। क्यों शिक्षक की? क्यों? अगर वो हर एक क्वेश्चन का आंसर वही दे रहा है और इसलिए टीचर को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत इरिटेट कर रहा है, तो इसमें टीचर की गलती है क्या? सर एक्चुअली बाकियों को मौका नहीं मिलता, अदरवाइज गलती तो किसी की भी नहीं है। और सर और बच्चों को वो उनमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सर। और बाकी स्टूडेंट ने आंसर देना चाहिए। टीचर की मिस्टेक है क्या इसमें? नहीं सर, नहीं मिस्टेक। टीचर ने वो स्टूडेंट को भी बराबर हैंडल करना चाहिए और बाकी स्टूडेंट को भी बराबर हैंडल करना चाहिए। उसके ऊपर चिढ़ना नहीं चाहिए कि यार आप ही बार बार क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, बाकी के लोग कब देंगे। ऐसे वर्ड में बात नहीं करनी है, ऐसे आवाज में भी बात नहीं करनी है। हाँ हाँ बेटा आप बताओगे, 1 मिनट, वो तू बता, लास्ट वाला जो है ना आप बताओ। यानी उनको रोक के रखना है बाकी के स्टूडेंट को बोलने के लिए, और इनका बोलने के बाद भी आप उनको चांस दे सकते हो, अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जिनका IQ 140 के अबव होता है, उनको भी डोमिनेट करना नहीं है। ये टीचर, इसलिए तो मैं हर बार होता हूँ कि वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे क्लास में हैंडल करते हो बच्चों को। आपको पूरी 60 की, 100 की, 40, 50 की जो भी क्लास होंगी, पूरे स्टूडेंट को, एक भी अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या एकदम डल है, किसी को भी इग्नोर करना नहीं है, किसी को भी डोमिनेट करना नहीं है। सबकी तरफ सेम अटेंशन देना है, सबका डेवलपमेंट करना हमारा काम होता है। वो कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे या कितना भी डल रहे, सबको संभालना है, सबको सेम वेटेज आपको देना है, ठीक है। उसके बाद वर्बल प्रेजेस, हम अभी आपको बताया मैंने, वर्बल में तो आप कभी बोल सकते, हर 2 मिनट के बाद बोल सकते हो, वेल डन, बढ़िया, मस्त किया आपने, एकदम बढ़िया लगा, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, आपने डायग्राम कितनी सुंदर निकाली, बहुत बढ़िया। यानी हर पल आप बच्चों की तारीफ करते हो तो उनको री-इन्फोर्समेंट मिलता है। पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट, ये हो गया पॉजिटिव। अब निगेटिव री-इन्फोर्समेंट जो होता है वो एक आधे बार, वो भी बहुत सोच समझ के आपको करना है। यानी जो बोलते हैं ना कि पैर फूक फूक के मैं कदम चल रहा हूँ, तो अगर ऐसी सिचुएशन बहुत ही आई तो ही आप निगेटिव री-इन्फोर्समेंट का वापर कर सकते हो। यानी कैसे, अगर जो भी क्लास में ज्यादा मस्ती करेंगे हम उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को देंगे, तो ये एक प्रकार का निगेटिव कंप्लेंट ही हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया। उनको बता दिया आपने कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी ऐसे ऐसी मुझे गिफ्ट मिलने वाला है प्रिंसिपल के पास का, तो ये हो गया निगेटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन ये भी वापर कब करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो रीइंफोर्समेंट आवश्यक होता है पूरे क्लास में और सबके लिए आवश्यक होता है, और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिवली। समझ में आया इतना रीइंफोर्समेंट? यस सर। चलो, उसके बाद है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आप डायग्राम, कोई भी एक आता मॉडल, कोई भी चीज बच्चों को पूरा बाय प्रैक्टिकली इलस्ट्रेट करना, मीन्स यानी अच्छे से उनको समझाना है। तो ये देखो लेफ्ट साइड में आपको जो इमेज दिख रही है,
तो टीचर जो है वो टीचर और बच्चे एक साथ किसी कंसेप्ट को इलस्ट्रेट कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलस्ट्रेट कब यूज ये करना है अपने को यूज, इट्स यूज व्हेन द स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन डजंट वर्क, यानी एक्सप्लेनेशन स्किल जो हमने पहले देखी है वो अगर काम नहीं कर रही है, यानी एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों को समझ ही नहीं रहा, तो फिर हम ब्लैक बोर्ड पे जाके उसको इलस्ट्रेट करेंगे। पूरे इंडिया का मैप हम निकालेंगे, फिर पूरे स्टेट निकालेंगे, फिर उनको बताएंगे गंगा नदी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है, गोदावरी नदी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से एंड हुई है। यानी जो एक्सप्लेन करने में थ्योरी में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए या उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए, वो इलस्ट्रेशन में इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन। इट्स यूज व्हेन द स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन डजंट वर्क, a teacher fails to make their students understand a concept with the skill of explanation। ये कब करना है, अगर कोई कंसेप्ट है जो एक्सप्लेनेशन में हम फेल हो गए, बच्चों को समझे नहीं पा रहे, तब हमें इलस्ट्रेशन स्किल यूज करना है। A teacher may also use specific and personal examples, आप कोई भी examples, personal example दे सकते हो to illustrate a topic for better understanding। आप वेरियस एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हो, वेरियस टेक्निक्स कर सकते हो, वेरियस मॉडल्स कर सकते हो, डिवाइस कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो, जितने भी टेक्निक्स है उतने टेक्निक्स करके आप बच्चों को इलस्ट्रेट कर सकते हो। इसका मेन उद्देश्य है कि अपने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहा है द स्किल ऑफ डेमोस्ट्रेशन। अभी डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, मैक्सिमम एक प्रैक्टिकल का क्लास होता है, कोई भी डेमो हो। अगर साइंस के आपके क्लास है तो साइंस की क्लास में तो मैक्सिमम डेमोस्ट्रेशन होता है, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, या ज्योग्राफी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, तो ऐसे इसमें तो मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो डेमोस्ट्रेटिव करते हैं। केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, तो कोई भी चीज़ अगर डेमोस्ट्रेट करके अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे खुद देखते हैं और उनका स्टिमुलस वेरिएशन भी होता है, बच्चों को खुद करने का चांस भी मिलता है, तो वो प्रॉपर नॉलेज गेन कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज टू स्टूडेंट्स बाय शोइंग देम। डिवाइसेस आप शो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, स्पेसिमेन्स भी दिखा सकते हो। उसके बाद है इट हेल्प्स टू क्रिएट अ लाइवली एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। डेमोस्ट्रेशन का एक आधा क्लास आप एक कर लो, रिमाइंड कि आपके सर ने कभी केमिस्ट्री या ज्योग्राफी या बायोलॉजी का क्लास लिया होगा, तो हम जब 10th में थे तो हम हार्ट का वो डायग्राम दिखाते थे, हार्ट का मॉडल दिखाते थे, ज्योग्राफिकल ग्लोब दिखाते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था। फिर उसमें इंडिया का मैप कहाँ है, नेपाल कहाँ है, भूटान कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, वो सब दिखता था। तो डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद जो क्लास का इन्वायरमेंटल होता है, वो इन्वायरमेंट एकदम बढ़िया होता है, लाइव होता है, उससे हमें नॉलेज गेन करने के लिए आसानी होती है। उसके बाद है द स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अभी ये भी कोई स्किल हो सकता है क्या, ब्लैक बोर्ड राइटिंग? ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है, ये स्किल हो सकता है क्या? यस सर। कैसे? यस सर। लाइक कोई टीचर है जो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिख रहे हैं जैसे मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो स्टूडेंट समझेगा कैसे? तो नीट एंड क्लीन हो, हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, जो मैसेज हमें देना है वो समझ पाए। तो अच्छा, और क्या हो सकता है? हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, कुछ फिगर ड्रॉ कर सके। और क्या क्या स्किल, और कैसे होनी चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड राइटिंग का स्किल क्या है? ब्लैक बोर्ड पे रहता है तो स्टूडेंट रिलेट कर पाते हैं टॉपिक के साथ। तो ये स्लाइड की तरह ही है, जैसे हम पीपीटी शो करते हैं, तो ब्लैक बोर्ड जो है वो एक स्लाइड की तरह ही है। जब हम वहाँ लिखते हैं तो स्टूडेंट रिलेट कर पाते हैं टॉपिक के साथ। और क्या हो सकता है इसमें स्किल? सर लाइन सीधी होनी चाहिए, अक्षर स्पष्ट, अक्षर और शब्द स्पष्ट होने चाहिए, दो शब्दों के बीच में प्रॉपर दूरी होनी चाहिए। हाँ, और देखने और बहुत कुछ ज्यादा ना लिखा जाए, ताकि भर के ना लिखा जाए, थोड़ा थोड़ा। और क्या हो सकता है? पॉइंट वाइज राइटिंग होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट छूट गया है जो मैं एक्सपेक्ट how to कर रहा हूँ आपसे। how to stand in front of blackboard, how to stand in front of blackboard के and बीच how में to how we stand और before blackboard the के बीच student, में ये and how to erase, how to erase, हाँ, how to erase and how to the stand. blackboard, हाँ,
राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये दो कंटेंट छूट तो गए थे, सर इसका मैं डस्टर भी कैसे रखना है वो भी इसके लिए राइट आता है राइट, ना सर? एब्सोल्युटली राइट। इरेज करने की स्टाइल जो है वो अप डाउन होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं। ठीक है, चलो एक इमेज आई आपके सामने, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। तो ये जो पहली इमेज है, अभी इसमें क्या क्या मिस्टेक्स है वो आप बताओ जल्दी जल्दी। दिख रही इमेज? हेलो, यस सर, यस ब्लॅक बोर्ड वरचे अक्षर खूप छोटे आहे. अच्छा गुड। इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा स्मॉल है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट है तो लास्ट बेंचर्स जो होते हैं, लास्ट बेंचर्स को ब्लैक बोर्ड की हैंडराइटिंग क्लियर दिखनी चाहिए। इतनी ही हमारी हैंडराइटिंग क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो लेटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए और दो वर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और एक मिस्टेक है इसमें, क्या है बताओ? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाला। और पहले क्या है? राइट में लिखा है फर्स्ट लेटर कॅपिटल असलं पाहिजे. और क्या है बताओ? और She has totally faced towards the blackboard. She has totally faced towards the blackboard. एब्सोल्युटली राइट। ये जो मैडम है, मैडम जब लिख रही है तो उनका फेस जो है पूरा ब्लैक बोर्ड पे है और बैक जो है पूरी स्टूडेंट का है। तो हमें ऐसे क्यों नहीं लिखना है? यानी पूरा बैक और पूरा फ्रंट ब्लैक बोर्ड पे अगर रहा तो वो गलत क्यों है, क्यों रॉन्ग है? सर क्लास की डिसिप्लिन जो है टूट जाएगी सर। हाँ, और पहली बात है लिंक टूटते और इंटरॅक्शन प्रॉपरली होऊ शकणार नाही. क्या टीचर का ध्यान नहीं रहेगा सर क्लास में, वो लिखने में बिजी है तो स्टूडेंट अपनी कुछ और एक्टिविटी करते रहेंगे। बराबर। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि टीचर की जो लिंक होती है स्टूडेंट के साथ वो टूटती है। उसके बाद क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है। उसके बाद स्टूडेंट आपस में बातें करते हैं और स्टूडेंट्स लिखते भी नहीं। इतनी सारी तकलीफें होती है अगर हमने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो। ये हो गया पहला मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक वो लेटर्स और हैंडराइटिंग में है। उसके बाद सेकंड इमेज आए है। अब इसमें क्या क्या सही है और क्या क्या सही नहीं है बताओ? नीट एंड क्लीन लिखा है और फॉन्ट योग्य साइज मध्ये आहे. तो ये जो हैंडराइटिंग है तो लोअर बच्चों के लिए ठीक है। अगर बच्चे कर्सिव में समझ रहे हैं तो यू कैन राइट इट इन कर्सिव राइटिंग, अंडरस्टूड। बट टीचर का जो पोस्चर होता है स्टैंडिंग का, वो ये सही है। देखो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते वक्त टीचर ने ऐसा स्टैंड होना चाहिए। उसके बाद ये महाशय देखो, इन्होंने लिख रहे हैं लेकिन इनकी आंखें जो है, पूरी आंखें उनकी नजर बच्चों की तरफ है। तो ये सही है क्या? नहीं सही नहीं सर। ये सही है क्या? नहीं सर, सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा है लिखने की सर। नहीं तो वो हर बार नहीं देख रहे हैं, वो क्लास कंट्रोल की टेक्निक है। अगर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ और मेरा ध्यान अगर साइड में है तो ये सबसे प्रॉपर तरीका होता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग का। यानी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर हमारी तरफ देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं। अगर हम कंटिन्यू ब्लैक बोर्ड की तरफ देख के लिखेंगे तो भी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो भी बच्चे आपस में मस्ती करते, बातें करते। तो यह जो मेथड है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये सबसे अच्छी है कि बच्चों को तरफ भी देखो और लिखो भी। उसके बाद ब्लैक बोर्ड को लिखते टाइम हमें दो पोर्शन में उसको डिवाइड करना है, लेफ्ट में और राइट में। सबसे पहले लेफ्ट में लिखो और लेफ्ट का बच्चों ने डिक्टेट करने के बाद, लिखने के बाद उसको इरेज करके राइट में लिखो, राइट का इरेज करने के बाद लेफ्ट में लिखो। क्योंकि जो स्लो लर्नर होते या जिनकी स्पीड लिखने की नहीं होती, वो पहले लेफ्ट वाला पोर्शन लिख लेंगे, उसके बाद राइट वाला लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी कंटेंट देखो क्या होनी चाहिए। पहला कंटेंट है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब मीनिंग राइटिंग क्लियर क्या होता है? बच्चों को समझ में, राइटिंग क्लियर बच्चों को, साइज एंड
नेक्स्ट है साइज एंड अलाइनमेंट, जो भी आपको बताया। बच्चों अपने हैंडराइटिंग का फॉन्ट जो होता है वो फॉन्ट प्रॉपर होना चाहिए, जितना बच्चों को देख सके। उसके बाद अलाइनमेंट भी सही होना चाहिए। हाईलाइटिंग, अगर ब्लैक बोर्ड पे हमारा एक आधा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट में पहले लिखो, उसके बाद राइट में लिखो। लेफ्ट का लिखने के बाद उसको इरेज करो और फिर उस पर लिख सकते हो। ब्लैक बोर्ड समरी, ब्लैक बोर्ड में पूरे 45 मिनट्स का सब लिखना है क्या हमको? नहीं सर, समरी लिखना है, समरी। समरी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वही हमको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। करेक्टनेस, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि टीचर ने कोई भी मिस्टेक ब्लैक बोर्ड पे करनी नहीं है। जब हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तब तभी पूरे स्पेलिंग के साथ या कोई डायग्राम होंगे या कुछ भी जो भी होगा वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे गलत लिखा या मिस्टेक की तो वही सेम मिस्टेक आपके स्टूडेंट करेंगे 100%। तो आपको पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखते वक्त सभी करेक्ट लिखना है। पोजीशन ऑफ द टीचर जो ये इमेज में है वैसी होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट विद द पीपल्स, लिखते टाइम आपका कॉन्टैक्ट पीपल्स के साथ होना चाहिए। इट्स यूज टू शिफ्ट फोकस, यानी जब हम वन वे मेथड से चल रहे होते हैं और एक आधा टॉपिक या एक आधा कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो बच्चों का फोकस अटेंड करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ग्रैब अटेंशन, वही अटेंशन ये करने के लिए। और क्लियरनेस, जो भी लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी कंटेंट आपके ब्लैक बोर्ड राइटिंग में आएंगे। समझ में आया इतना? यस सर। चलो, द लास्ट स्किल है अचीविंग क्लोजर। हाँ हेलो, हाँ सर, आपने बताया जैसे ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल नहीं जाना है, वर्टिकल जाना है सर। ऐसे टॉप टू टॉप ऐसे आपको क्लीन करना है, ऐसे नहीं। इज देयर एनी रीजन सर? हाँ, अब पहले क्या होता था, हमारे चौक जो होते थे वो मिट्टी के होते थे, तो उसकी जो डस्ट निकलती थी वो टीचर के नाक में और पूरे इसमें जाती थी। आजकल के चौक जो है वो तो पेन ही है, तो आजकल वैसा नहीं भी किए तो भी चल जाते। पहले की स्किल थी वो, क्योंकि पूरे चौक और ब्लैक बोर्ड का था, वो पूरा डस्ट पूरे बॉडी में घुसता था, इसलिए उसका वो ये था रीजन, बात कुछ नहीं। अभी भी अगर कुछ ग्रामीण भागों में अगर टीचर ब्लैक चौक से लिख रहे हैं तो वो उनको ऐसे ही इरेज करना है। पेन से लिख रहे हो, व्हाइट बोर्ड ये है बोर्ड है तो फिर उसको भी टेंशन नहीं। और दो पोर्शन में आपने डिवाइड किया है तो उसको ऐसे ही अरेंज करो ताकि लेफ्ट वाला पोर्शन लिख पाएंगे और राइट वाला नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। अचीविंग क्लोजर क्या होता है? हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है और लेसन कंप्लीट होने के बाद हमारे स्टूडेंट के चेहरे के ऊपर अगर स्माइल है, सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, सबके हैंड्स रेज है, सब हैप्पी है, तो इसका मतलब हो गया है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था पढ़ाना या अंडरस्टैंड करना वो कंप्लीट हो गया। इसको अचीविंग क्लोजर। यानी पूरे 5 मिनट का क्लास हो या 45 मिनट्स का हो या 55 मिनट्स का हो, लास्ट में जब हम समरी लेते हैं या रिकैपिचुलेशन लेते हैं, रिकैपिचुलेशन 5 मिनट का, तो उसमें जो भी हमने अभी तक का कंटेंट पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। तब अगर सभी स्टूडेंट ने हमारे क्वेश्चन के आंसर दिए तो इसका मतलब आपका लेसन सक्सेसफुल हुआ है। उसको बोलते हैं अचीविंग क्लोजर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकैपिचुलेशन, यानी फिर से एक बार रिवाइज करना। क्लोजिंग अ टॉपिक सिस्टमेटिकली एंड क्लियरली। कोई भी टॉपिक सिस्टमेटिकली कब इंडेड होगा? जो हमने कंसेप्ट पढ़ाई है वो बच्चों को समझ में आई है कि नहीं। अगर वो समझ में आई है तो उसका रिकैपिचुलेशन लो और उसका आंसर लो, तब हम बोल पाएंगे कि नहीं हमने सिस्टमेटिकली और क्लियरली इस टॉपिक को फिनिश किया है। ठीक है, उसके बाद इनफ असाइनमेंट। अभी टॉपिक होने के बाद आपको इनफ असाइनमेंट भी देना है, क्योंकि बच्चों ने क्लास में जो पढ़ा उसका नॉलेज स्टेबल होने के लिए, नॉलेज कंफर्म होने के लिए, नॉलेज परमानेंट होने के लिए वो असाइनमेंट देना पड़ता है। उसके बाद विदाउट ओवरबर्डनिंग देम, लेकिन इतना ही मत दो, इतना भी मत दो कि उनको ओवरबर्डनिंग होगा। यानी जितना कंटेंट है उसमें से थोड़ा सा आप असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हो। अभी यहाँ पे लेसन प्लान के मॉडल है कि लेसन प्लान आपको कैसे तैयार करना है माइक्रो
टीचिंग का। ठीक है, तो ये पहला वाला देखते हैं, लेसन प्लान। दिख रहा है क्या आपको? इज इट विजिबल? यस सर, विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. It is visible. हाँ, चलो, तो ये माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है, स्किल के Yes, ऊपर निकाला है। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया इसमें, देखो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का क्लास है 8 की और टाइम है इसका 5 मिनट। तो मैंने पहले आपको कहा था जब क्लास अपनी स्टार्ट हुई थी कि टीचिंग प्लान तैयार करते वक्त 2 कंटेंट में इसको करना है। पहला है टीचर्स एक्टिविटी और सेकंड है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। अभी टीचर की एक्टिविटी जो भी है वो यहाँ पर आएंगी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी जो टीचर क्या कर रहे हैं। चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व वेरियस मैप्स इन ज्योग्राफी। टुडे आई हैव ब्रॉट हियर अ मैप। अब देखो, टुडे आई हैव ब्रॉट हियर अ मैप, इसका मीनिंग ये हुआ कि टीचर ने मैप ऑलरेडी लाया हुआ है। यू विल गेट 1 by 1 कॉपी ऑफ इट। टीचर ने क्या किया, 1 कॉपी सभी बच्चों को सर्व किए है। ऑब्जर्व केयरफुली एंड देन आंसर माय क्वेश्चंस, यानी पहले उसको ऑब्जर्व करो और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर दो। समझ में आया इतना? यस सर। देखो, कोई भी अगर लेसन प्लान तैयार कर रहे हो तो टीचर क्या कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स, टीचिंग एक्टिविटी या टीचर्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनकी पूरी एक्टिविटी स्टूडेंट्स के कॉलम में आएंगी। अब यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन किया है, आर यू रेडी? यस सर। यहाँ पे देखो राइट हैंड पे, यस सर। विच कंट्री इज शोन इन द मैप? अभी उन्होंने कुछ तो भी टिक मार्क किया होगा या कुछ तो भी ऐसा सिंबल दिया होगा, तो स्टूडेंट का आंसर है जापान। उसके बाद यस, व्हाट डज द ब्लू कलर ऑन द मैप इंडिकेट? तो स्टूडेंट का आंसर है वाटर। जो ब्लू कलर दिया गया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो वाटर कर रहा है। उसके बाद करेक्ट, नाउ ऑब्जर्व द शेप ऑफ जापान। शेप जो दिया है उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस शेप? अभी शेप जो दिया है ये है, इट इज लॉन्ग एंड थीन, लॉन्ग है और थीन है। उसके बाद यू वांट टू से इट्स नैरो एंड लॉन्ग टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ। टेल मी द नेम ऑफ द ओशियन लोकेटेड ईस्ट ऑफ द जापान। जो जापान के ईस्ट में जो ओशियन है उसको क्या क्या कहते हैं? उसका आंसर है स्पेसिफिक पैसिफिक ओशियन। तो इस टाइप में आपको कंटिन्यू क्वेश्चन पूछना है, 5 मिनट में आपके जितने होंगे उतने। ठीक है, अभी इनका लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड जापान? तो इनका आंसर है, एरियाज ऑफ जापान इज स्मॉल, एरिया ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज। एनीथिंग एल्स? ठीक है, जापान इज एडवांस कंट्री एंड इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। गुड। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन जापान एंड इंडिया? बोथ आर एशियन कंट्री। तो ये हो गया इनका लास्ट वाला स्टेटमेंट। अभी इसके बाद अगर हमारा टॉपिक होता है कि एशियन कंट्रीज अगर हमारा टॉपिक है तो इनका लास्ट जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर हुआ, यानी बोथ आर एशियन कंट्रीज। अगर इसके बाद हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एशियन कंट्रीज। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम। ये आज आपको समझ में नहीं आएगा, कल आएगा कि स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होता है, कैसे लिखना है। क्वेश्चनिंग मेथड से जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा उसका लास्ट वाला क्वेश्चन का जो लास्ट आंसर रहेगा वो हमारा टाइटल होना चाहिए। इट शुड बी और टाइटल। ओके, इस टाइप से आपको लेसन प्लान तैयार करना है। कोई भी एक स्किल लेके, ये क्वेश्चनिंग स्किल का है, आप इंट्रोडक्शन की स्किल का कर सकते हो। उसके बाद जितने भी स्किल हमने 9 स्किल ली है
तो 9 स्किल में से कोई भी एक स्किल लेके उसका आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इसका ऑब्जर्वेशन चार्ट। हाँ, जो हमने अभी क्वेश्चन आंसर का ये किए थे क्या, मैप नहीं, लेसन प्लान। अभी उसका ये क्वेश्चनिंग स्किल का ऑब्जर्वेशन चार्ट है, ये मराठी में है और इंग्लिश में भी कुछ कुछ दिया है। तो क्वेश्चनिंग स्किल का ऑब्जर्वेशन चार्ट है। यहाँ पे नाम लिखना था, सब्जेक्ट लिखना था, क्लास लिखना था, यहाँ पर आपका टॉपिक लिखना था और यहाँ पे डेट लिखना है। यहाँ के बाद जो पहले बताया था कि एक टीच होगा और उसके बाद होगा रीटीच, ठीक है। तो ये पहला वाला जो टीच रहेगा, कंटेंट जो रहेंगे इस पे यहाँ पर आएंगे और ये रेटिंग ये है स्केल है। तो रेटिंग स्केल में देखो क्या है, सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर रिलेवेंट टू द टॉपिक। जो भी आपने कंटेंट लिया था और क्वेश्चन किए थे वो टॉपिक से रिलेवेंट कैसे है, 1 2 3 4 5। अगर 1 निकृष्ट है या पुअर है तो ये गुड होगा, ये बेटर, ये बेस्ट और ये एक्सलेंट होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको रेटिंग स्केल कैसी तैयार करनी है। ये हो गया टीचिंग वाले दो कॉलम। उसके बाद क्लियरनेस कितना है वो भी आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। लिमिटेड स्कोप वो भी कितना दिया था यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। ग्रामेटिकल करेक्टनेस, जो भी आपने क्वेश्चन पूछे होंगे उसमें ग्रामेटिकल करेक्टनेस है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। लिंक्ड है क्या, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो एक मिक्स से लिंक होने चाहिए। पहला क्वेश्चन सेकंड से, सेकंड वाला थर्ड से, थर्ड वाला फोर्थ से, हर एक क्वेश्चन जो है वो लिंक होनी चाहिए। अभी जो क्वेश्चन है जब भी मैंने बताया था कि लोअर क्वालिटी या लोअर वेटेज के, उसके बाद मिडिल वेटेज के और हायर ऑर्डर से, इंक्लूजन ऑफ लो मिडल एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चन। यानी एक सेंटेंस में जो बच्चों को इजी है वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद 2 लाइन्स वाले, 4 लाइन्स वाले, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी। तो तीनों क्वेश्चन का इंक्लूजन यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आस्किंग, क्वेश्चन आस्क करने का, क्वेश्चन पूछने का भी एक स्टाइल होता है। उस टाइप से आपने क्वेश्चन पूछा है क्या, गेटिंग अटेंशन बिफोर आस्किंग, वो आपने किया है क्या, उसको भी आपका रेटिंग करना है। उसके बाद एक क्लियर प्रोनाउंसिएशन, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो आपने सही में प्रोनाउंस क्लियर किया कि नहीं किया, उसका भी रेटिंग स्केल है, आपको उसके ऊपर भी टिक मार्क दिया जाएगा। इंटरोगेटिव टोन, माझं जेवण झालं, मैंने खाना खाया और मैंने खाना खाया क्या, या आपने खाना खाया और आपने खाना खाया क्या, इसमें फर्क है कि नहीं है। आपने खाना खाया, आपने खाना खाया क्या, डिफरेंस है। Yes, आपने खाना खाया क्या, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। आपने खाना खाया ये मैं बता रहा हूँ। और एक है इसमें, अगर मेरा क्वेश्चन पूछने का टोन अगर इंटरोगेटिव है तो वो अपने आप क्वेश्चन मार्क, आपने खाना खाया, अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ तो ये इंटरोगेटिव हुआ। आपने खाना खाया मैं सिंपल वे में बोल रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस अगर है, असर्टिव सेंटेंस वो इंटरोगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर प्रश्नार्थक उच्चारण है, इंटरोगेटिव टोन है तो इंटरोगेटिव होगा। अगर टोन नहीं है और सिमिलर अगर असर्टिव सेंटेंस है तो वो इंटरोगेटिव नहीं हो जाएगा। उसके बाद वेल डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन, जो भी हमने कंटेंट लिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे टॉपिक को लेके होना चाहिए। टाइम गिवन टू द आंसर, जो मैंने जब भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो बच्चों को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दो, यानी उनको सोचने के लिए, उनका ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। वो अगर टाइम होता है तो वो आपने टाइम दिया कि नहीं, कि डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पूछा और आंसर लिया, तो इसके ऊपर भी टिक मार रहेगा यहाँ। री इन्फोर्समेंट, या आपने री इन्फोर्समेंट किया कि नहीं किया है, उसके ऊपर भी यहाँ पर टिक मार्क आएगा। अब ये हो गया पहला वाला चार्ट टीच का। अभी सेम कंटेंट पे आपको फिर से रीटीच करना है यहाँ, और रीटीच करने के बाद सेम कंटेंट और सेम आपकी रेटिंग स्केल आएंगे और यहाँ पे आपके टिक मार्क आएंगे। तो इस तरीके से पूरा आपको टीचिंग और रीटीचिंग करना है। तो ये हो गया उसका ऑब्जर्वेशन चार्ट।
और पहले जो दिखाया था वो हो गया आपका लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग का। सर याचा फॉर्मॅट ग्रुपवर टाकून द्याल ना सर? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा आपको। अजून काही है और कुछ है बताओ। और कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। सर एक लहानसा प्रश्न असा होता। हा सर असं तर बोलो। होत नाही सर, कधी कधी असं होतं की क्लास कंट्रोलिंग साठी सर कधी अडचण येऊन जाते सर। हा क्लास कंट्रोलिंग त्यावर सर काही बोलता येईल का? बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्लास कंट्रोल कैसे क्या करना है। अगर क्लास कंट्रोलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि बच्चों को जो भी आप समझा रहे हो वो आप अलग अलग तरीके से समझाओ। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस होना आवश्यक है। क्लास में जब भी आप जाते हो तो आपका जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट का नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए और हमारा कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि बच्चों को समझ सके कि नहीं सर टैलेंटेड है, सर को सब कुछ आता है और सर बता रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को हेजिटेट कर रहे हो बताने के पहले, या हाँ इसका आंसर मैं कल दूंगा या बाद में अगर समझाता हुआ, ऐसा बोलते तो उनको थोड़ा निगेटिव हो जाता है। उसके बाद आपका जो आवाज है, तो आपका आवाज क्लास कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आपको पढ़ाने के जो आपका नेचर है या चेहरे के एक्सप्रेशन है, गेस्चर से, उसके भी आप क्लास कंट्रोल कर सकते हो। और क्वेश्चनिंग का जो क्राइटेरिया है, जो टेक्निक्स है, वो सबसे अच्छे हुए क्लास कंट्रोल के लिए। जो भी बच्चे क्लास में आपके मस्ती कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो उनका क्वेश्चन पूछो तो वो 2 मिनट में शांत हो सकते हैं। थैंक यू सर। और थैंक यू। सर ये जो क्वेश्चनिंग स्किल ऑब्जर्वेशन चैट वाला आपने बताया सर, तो उसमें ये जो ग्रेडिंग देंगे 1 2 3 4 5 वो स्टूडेंट्स देंगे सर या फिर कोई और टीचर देंगे? चलो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो आप किनके सामने पढ़ाने जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके बच्चों के सामने पढ़ा रहे हो तो बच्चे देंगे। आपके कलीग है तो कलीग अगर सामने बैठे हो तो वो आपको देंगे फीडबैक। तो कौन स्टूडेंट है, किनके सामने आप पढ़ाने जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो सर। और कोई है? हेलो। और कुछ है? पूछना था। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मुझे ऐसे पूछना था कि कभी कभी हम प्लान करके जाते हैं एक डेफिनेट टॉपिक खत्म करने के लिए, बट वो नहीं हो पाता, तो फिर उसको जब हम नए सिरे से शुरू करते हैं तो रिकैप में भी टाइम जाता है। तो ये थोड़ा टाइम हम कैसे बचा सकते हैं? एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। लेसन प्लान का मीनिंग ही वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। जब हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो उसमें टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट है। कल हम देखेंगे ये सब। आज का जो हमारा लेसन प्लान था वो सिर्फ 5 मिनट का था, तो 5 मिनट मैनेज करना भी कठिन होता है जब पहली बार आप क्लास में जा रहे हो तो। ठीक है, तो जब लेसन प्लान तैयार करते हैं तो उसकी पहले प्रैक्टिस करते हैं हम कि लेसन प्लान मेरा 5 मिनट का है, तो 5 मिनट में हमने जो लिखा है वो एक बार घर में ही हम ट्राई करते हैं कि 5 मिनट में खत्म होगा क्या। अगर घर में हुआ तो क्लास में भी हो सकता है, लेकिन 45 मिनट्स का जो लेसन प्लान होता है उसके 5 स्टेप्स है। कल मैं बताऊंगा ये 5 स्टेप्स को हमने टाइम में डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन के लिए कितना टाइम, उसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए कितना टाइम, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम के लिए कितना टाइम, रिकैपिचुलेशन के कितना, एंड बोर्ड राइटिंग के लिए कितना। ये 5 स्टेप में अगर टाइम डिवाइड करते हैं और उस टाइम में अगर चलते हैं तो बराबर आपका 45 मिनट्स या 55 मिनट्स में क्लास खत्म होगा डेफिनेटली। क्योंकि लेसन प्लान करते हैं तो हम लिखते भी है वहां पे कि हमको कौन सी स्टेप में कितना टाइम अलॉट करना है, वो सब लिखते हैं और उसी टाइम में आपको खत्म करना है। तो 100% वो होता है। एक क्लास गया, 2 क्लास गया तो 1-2 क्लास में होता ही है वैसा। तो प्रैक्टिस के ऊपर है आपके। सर एक और क्वेश्चन। और कुछ?
सर एक और क्वेश्चन था, लाइक अगर हम कोई टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो लाइक पूरे क्लास में कुछ % स्टूडेंट होंगे जो एक ही बार एक्सप्लेनेशन में उनको समझ आ जाएगा, फिर कुछ ऐसे होंगे जिनको सेकंड टाइम अगर हमने एक्सप्लेन किया तो उनको समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिनको लाइक 2 बार 3 बार भी एक्सप्लेन करते तो शायद समझ में आए 20-30% जितना। तो सर हमें कितनी बार एक्सप्लेनेशन करना चाहिए या फिर हमें सिर्फ 1 या 2 बार करना है, फिर जिनको ना समझ में आए उनको बोलना है कि आप हमें बाद में मिलो? क्योंकि जैसे मैम ने पूछा कि टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, नहीं तो हमारा टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होगा। एकदम बेस्ट क्वेश्चन है ये। वो मैंने अभी तक वही कहा है कि आपके ऊपर डिपेंड है, और हमारा लास्ट वाला जो बच्चा है जिनको 4 बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है, तो इसमें वो बच्चे की गलती नहीं है। आपको पूरा प्रयास करना है, आपकी मेथड चेंज करना है, आपके टेक्निक्स चेंज करना है, आपके एग्जाम्पल्स चेंज करना है, और आपकी लैंग्वेज चेंज करनी है। फिर पहले बताया कि डे टू डे के जो एग्जाम्पल्स है वो आप उनको बताओ, समझ में आएगा। और जो एक्स्ट्रा बच्चे होते एक्सीलेंट होते हैं उनको, और रहा बात कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट करने से अच्छा है कि आप अगर बच्चों को प्रॉपर नॉलेज देते हो वो सबसे बेटर होता है। अगर मैंने साल भर कुछ पढ़ा नहीं, क्लास में गया और को बोला कि जब ये कंटेंट कंप्लीट किया है, बच्चे हाई बोलते, नेक्स्ट डे गया पूरा 1 महीने में कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं आता, तो उसका आउटपुट क्या क्या है? अगर बच्चों को समझेंगे नहीं तो वो फिर टीचिंग का आउटपुट ही नहीं है। तो जब लास्ट वाला स्किल था हमना कि क्लोजर स्किल ऑफ सिस्टमैटिक क्लोजर वाला जो है, कि जब तक बच्चों के चेहरे पे स्माइल आए कि हमने कुछ तो भी नॉलेज प्राप्त किया है, तब तक हमारे टीचिंग का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो जैसा पेशेंट है वैसे उनको आप दवाई दो, पेशेंट देख के आप ट्रीटमेंट करो। हर एक बच्चों के साथ आप सेम ट्रीटमेंट के साथ चल नहीं सकते, सबके अपने अपने ट्रीटमेंट होंगे, ये सबको अलग अलग। आपने एक मूवी देखी होंगी ना, तारे जमीन पर, और बहुत सारी मूवीज है, तो हर एक बच्चा सेम आईक्यू का नहीं होता, सेम मेंटल हेल्थ का नहीं होता, का सब अलग अलग होता है। ये सब अपने को ही देखना है, बाकी कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने और पेरेंट्स ने ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ऊपर दी है कि बच्चों को पढ़ाना। वो डायरेक्ट हमें ब्लेम करते हैं कि हमें 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 इतनी फीस भरी है, तो ये आपका काम है बच्चों को पढ़ाना। बच्चे फेल कैसे गया, हम उसको मार सकते थे। तो ये आपके ऊपर है। और रही बात एक्स्ट्रा टाइम हो, आप कर सकते हो, तो इट विल बी राइट, नो प्रॉब्लम। और कुछ है? हॅलो सर, सर खूप चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन केलं तुम्ही. आणि मायक्रो टीचिंग हा खूप माझ्या जवळचा विषय आहे सर, कारण मी 8 ते 9 वर्षापर्यंत BEd आणि BEdला टीचर होते आणि खूप चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन केलं. कुठेतरी आपला विषय आहे असं वाटलं सर. खूप चांगलं सर. सोप्यात भाषेत आपण सांगण्याचा प्रयत्न करतो सर. Voice is not coming. Please wait. I think sir has left the meeting. आप लोगों के क्वेश्चंस आई थिंक हो गए हैं. अगर सर फिर से ज्वाइन करते तो वी विल सी. हम वेट करते हैं 2 मिनट. सर अगर ज्वाइन करते हैं तो तब तक सेमिनार के पार्टिसिपेंट्स आप लोग रेडी रहिए. यस मैम. यस मैम. कैसे लगा आपको आज का सेशन? कुछ आइडिया मिली? हाउ टू प्रिपेयर वेरी गुड मैडम. टीचिंग लेसन प्लान?
बहुत अच्छा नई सेशन मैम। ओके, कल भी इसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि 1 मिनिट, हाँ सर का फोन है, जस्ट अ मिनिट। हाँ सर, नाही मीटिंगच लेफ्ट झाली आहे तुमची, काय माहिती आपोआप झालं आहे. आम्ही तुम्हाला तिकडनं बोलतच होतो पण तुमचं नाव नाही दिसत आहे. जॉईन करत असाल तर जॉईन करा. पार्टिसिपंट्सचे क्वेश्चन्स तर झाले आहे, पण एकदा काही असेल तर बघून घेऊया, नाही तर हां. हो हो हो.